बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टॉपिक है वो एज अ लॉन्ग तो पेपर में नहीं आता, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि नॉलेज बेस होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली ना आप खुद को प्रिपेयर कर लो। राइट, पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, दो तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। एक ये कि अगर आपको फ्लैट सरफेस की बजाय कोई कर्व सरफेस दे दी जाए तो कर्व सरफेस में से फ्लक्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपको एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाए जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एरिया में से गुजर रही है तो उसका फ्लक्स आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि मोस्टली फेडरल बोर्ड या आगा खान बोर्ड या कुछ और जो कंसेप्चुअल बोर्ड्स हैं वहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, उसके बाद फिर कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में पहला और बहुत आसान बेसिक सा, भाई डिफाइन करो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम कब होता है, इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू यानी जब एंगल थीटा होता है तब क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है, तीनों केस 1 2 3 केस। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है, इसका यूनिट और इसका फार्मूला लिखने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। राइट, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ना बच्चों आपसे कहा जाएगा भाई कौन सा ऐसा एंगल है जिसके ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, कौन सा एंगल है जिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा, यानी कंडीशंस पूछी जाएंगी। ठीक है, और समटाइम एंगल की बजाय सरफेस का कह दिया जाता है कि फील्ड की जो फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के साथ किस तरह है, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। पर मैक्सिमम और मिनिमम में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और इसके अलावा इसके यूनिट के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये वो पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो कि आपसे मुख्तलिफ एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। राइट, अब चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आ जाती है बात ही मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैं बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में। भाई फील्ड के जब भी जिक्र आएगा ना, मतलब एक इलाका, एक रीजन, एक स्पेस होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा इलाका जहां कोई और मैग्नेट आए या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आए तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसको महसूस करेगा, उस इलाके को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस इलाके से बाहर कोई मैग्नेट आए तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपको मैंने ये बताया था कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करती है। ठीक है, और जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था ना कि एक चार्ज के अराउंड एक ऐसा इलाका जहाँ पे कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने ये भी बताया आपको कि ये मैग्नेट के अराउंड भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई और मैग्नेट आएगा तो वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। राइट, अच्छा, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी वेक्टर भी, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। राइट, और उसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि आउटवर्ड आ रही होती है पॉजिटिव केस के अंदर, और नेगेटिव केस के अंदर इनवर्ड होती हैं। ऐसे ही इसकी भी हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ होती हैं, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर हो रही होती हैं। ओके, और अगर कभी आपको स्ट्रेट लाइन में चाहिए हो तो नॉर्थ और साउथ पोल को बहुत करीब लेके आओ तो उनके दरम्यान में जो आपको मैग्नेटिक लाइंस मिलेंगी, फील्ड लाइंस, वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगे आपको। समझ गए बच्चों, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा ना वेक्टर एरिया का कंसेप्ट आपके साथ पहले मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि आपको मैंने ये समझाना है, उसमें इस्तेमाल होगा तो पता होना चाहिए। वेक्टर एरिया क्या होता है बच्चों, कोई भी एक सरफेस है ना, उसका एक वेक्टर होता है ऐसे उसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसके सरफेस एरिया के बराबर होता है, और डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। अगर सरफेस यूं है तो वेक्टर एरिया यूं होगा, अगर सरफेस यूं है तो वेक्टर एरिया यूं होगा, अगर सरफेस यूं है तो वेक्टर एरिया यूं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने एक क्यूब बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया इसका ऊपर का पोर्शन, तो इसका वेक्टर एरिया ऐसे आउटवर्ड है। अब इसका जो वेक्टर एरिया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेक्टर इधर को, इसका वेक्टर इधर को, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, बाहर की जनब आता है ये वेक्टर एरिया हमारे पास। राइट, ओके जी, अब हम आते हैं जी पहली टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। बच्चों, जब बात फ्लक्स की आती है तो फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, किसी चीज का फ्लो कर जाना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पास कर जाना, मैग्नेटिक लाइंस का, फील्ड लाइंस का पास कर जाना, गुजर जाना, क्या कहलाता है, सिंपली फ्लक्स कहलाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का किसी एरिया में से गुजरना क्या होता है हमारे पास,
उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक की बजाय अब हम मैग्नेटिक की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया में से गुजरती है तो वो क्या बनाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है। समझ गए? अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। The number of magnetic field lines passing through certain area। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी एरिया में से पास करती हैं, साथ में एक कंडीशन लिखी है परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सरफेस यूं है, ये ऐसे, ठीक है, और फील्ड लाइन उसमें से यूं पास करें, ऐसे परपेंडिकुलरली पास करें, सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कराएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर ना 2 पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना ताकि जल्दी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रह जाती है बच्चों। 2 तरह से इस चीज़ को हम देखते हैं। पहले हम कहते हैं कि फील्ड लाइंस का सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा जो वे है जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वो हम ये कहते हैं कि फील्ड लाइंस का वेक्टर एरिया के साथ, किसके साथ, वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल होना जरूरी है। देखो अब ये देखो, ये ऐसे सरफेस है ना, सरफेस के साथ फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड आ रही है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है उसके साथ फील्ड लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि आप ये याद रख लीजिए कि वेक्टर एरिया ए, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी जो है, या फील्ड लाइंस कह लें आप, ये बी, ये दोनों, उनके दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। बहुत अच्छे से ये पॉइंट ये याद रख लो कि वेक्टर एरिया के साथ फील्ड पैरेलल होनी चाहिए और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये पेपर में आके आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आसान सा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है। सरफेस की बात आएगी तो फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। वेक्टर एरिया की बात आएगी तो फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने मैथमेटिकली जब भी डील करना है तो हमने ये वाला केस डील करना है। ये बात समझने के हद तक ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब हम ये याद रखेंगे कि अगर फ्लक्स लेना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल होना जरूरी है। मेरी बात समझ गए हो? अगर सरफेस की बात करेंगे तो हम यूं कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया से पैरेलल हो। ये आप देख सकते हैं, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल है, ठीक है। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। ये मिस्टेक यहां पे नहीं करनी, इतना आसान पॉइंट हम आसानी से इसको वेस्ट नहीं करेंगे मार्क्स यहां से, ओके बच्चों। चलिए जी, अब हमें कहा गया है कि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करें, जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी भी वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल हों तो वो फ्लक्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो सिंपल फार्मूला होता है ना, अगर ये इसी तरह से है जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया है, तो फिर जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई बी, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फर्क करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो बी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिंपली वेक्टर एरिया ए और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इनकी दोनों की प्रोडक्ट होती है। लेकिन किस केस के अंदर, अगर ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर ये पैरेलल ना हो, यानी कि ये अगर ऐसा हो और फील्ड लाइन यूं पास कर रही हूं, फिर भी तो फील्ड लाइन पास कर रही है इस एरिया में से, ठीक है, तो फिर क्या फ्लक्स नहीं होगा? इस सूरत में भी फ्लक्स होता है। फिर वो फिर क्यों फ्लक्स होता है? हमने तो कहा कि वेक्टर एरिया के साथ फील्ड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। फिर अगर ये पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं, उसको जानिए। अगर ऐसा है कि आपके पास जो वेक्टर एरिया ए है वो ऐसे है, ऐसे, और फील्ड लाइन पैरेलल होने की बजाय कुछ एंगल बना रही है उसके साथ ऐसे, ये बी, ठीक है, ये बी आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पैरेलल नहीं है बल्कि कुछ एंगल बना रही है थीटा। तो इस केस में बच्चों आप क्या करते हो, इस बी के ना कंपोनेंट ब्रेक करते हो, ऐसे इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हो। ये इसका एक कंपोनेंट आ गया और ये इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया। मैं नीचे बना देता हूं ऐसे, इसको हम बोलते हैं बी कॉस थीटा, इसको बोलते हैं बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब जरा नोट करो, ये पूरी की पूरी फील्ड तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन फील्ड का एक कंपोनेंट, वो कौन सा वाला, वो ये वाला है बी कॉस ऑफ थीटा, वो वेक्टर एरिया के साथ क्या है, पैरेलल है। तो अब जो आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे ना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और आपको चैप्टर 2 याद होगा 11th क्लास फिजिक्स का, ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि ये ए डॉट बी के बराबर है। तो इसीलिए जब इसका हम फार्मूला हम यहां पे लिखते हैं
तो फाई इज इक्वल टू फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इससे परेशान नहीं होना आपने, राइट। ओके तो सिंपली जब फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर सिंपली बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। अगर ये उसमें कुछ एंगल थीटा पाया जा रहा है, यानी बी और ए पैरेलल नहीं है, उसमें कुछ एंगल थीटा, तो फिर बी के कंपोनेंट जो कि ए की डायरेक्शन में है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली आपके पास आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? ए डॉट बी या बी डॉट ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है। तो फ्लक्स का एक ये फार्मूला है, बी डॉट ए, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर एरिया की बात हो रही है, यूं भी लिखा जा सकता है और इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा की शक्ल में। यहां तक आपका फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हुआ। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जल्दी से उनको जान लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इस लेक्चर को। ओके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। अगर किसी एरिया में से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन पास करेंगी तो डेफिनेटली उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया। ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगी ज्यादा फ्लक्स होगा, कम पास करेंगी तो कम। ये तो बहुत ही आसान हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? सरफेस एरिया। अगर उसका सरफेस एरिया थोड़ा होगा उसमें फील्ड लाइन कम पास कर पाएंगी, फ्लक्स थोड़ा होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा फील्ड लाइन पास कर पाएंगी तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। नंबर 3 आ जाता है जी हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं भी किस तरह से ये आपस में एंगल बना रहे हैं, इनके दरमियान में एंगल क्या है, बी और ए के दरमियान एंगल क्या है। यानी ओरिएंटेशन का मतलब अगर सिंपल वे में बताऊं तो यूं है, मतलब क्या फील्ड यूं पास कर रही है, एक ये ओरिएंटेशन है, पोजीशन किस तरह से पास करी, क्या फील्ड यूं पास कर रही है, क्या फील्ड यूं पास कर रही है। ये ओरिएंटेशन होती है कि किस एंगल पर फील्ड इस एरिया में से पास कर रही है, समझ गए। ओके जी, तो तीसरी है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैं आपको समझा देता हूं, अभी पहले 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। ओरिएंटेशन में ये होता है कि देखिए ये जो है ना हमारे पास एंगल थीटा, ये थीटा की वैल्यू जब चेंज होती है ना तो उसी के रिस्पेक्ट से फिर क्या होता है, फ्लक्स भी हमें क्या मिलता है, चेंज होकर मिलता है। किस तरह से मैं आपको वो बताता हूँ। देखो यहां पर ये एंगल थीटा है ना, अगर मैं आपको यहां बता सकूं तो ये देखिए, अगर ये वेक्टर आपका यहां पर इस पोजीशन में है, यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू स्मॉल है, तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट इसकी वैल्यू बड़ी है। अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो, यहां ले जाते हो, तो अब देखो अब क्या होगा, अब आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर आप थीटा की वैल्यू और बढ़ाते हो ऐसे, ठीक है, थीटा की वैल्यू को आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो और छोटा होता जाएगा, इतना रह जाएगा। आप एंगल को और बढ़ाते हो तो ये कंपोनेंट जो है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। फाइनली ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है तो ये कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला बी कॉस थीटा, इसने एरिया के साथ मल्टीप्लाई होके आपको फ्लक्स देना है। अब जैसे जैसे एंगल चेंज होता जा रहा है ना, वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब इसकी वैल्यू अगर कम होती जाएगी तो डेफिनेटली फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो भी कम होती जाएगी, समझ गए। ओके, तो जब एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो बिल्कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। भी मैं यहाँ पर आपको ये करके भी ये दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि भाई किस पोजीशन में फील्ड इसमें से इंटर हो रही है एरिया में से, ठीक है, बी और ए के दरम्यान में एंगल, राइट। इन 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता होता है। अब मैक्सिमम फ्लक्स कब कैलकुलेट होगा, भाई सीधी सी बात है, अगर सरफेस यूं हो और फील्ड लाइन बिल्कुल सीधा इसमें से पास करेंगी तो तब आपके पास क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इस केस में एंगल क्या बनता है, याद रहे एंगल थीटा जो है ना वो वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी के दरमियान में है। एरिया की बात नहीं करनी, वेक्टर एरिया की बात करनी है। तो वेक्टर एरिया अगर सरफेस यूं है तो वेक्टर एरिया कैसे होगा इसका, ऐसे आउटवर्ड, इस तरह से, ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे, और फील्ड लाइन वो भी इधर है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास वेक्टर एरिया ए और फील्ड लाइन ऑफ जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो दोनों पैरेलल हो जाती है, यानी थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। फार्मूला हमने यहाँ पर रखा हुआ है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए बी ए कॉस थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे जी हम, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, ठीक है। तो वो जब पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होती है इस केस के अंदर, और cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 पे 1 आएगा, 1 इंटू बी ए, आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एंगल के रिस्पेक्ट से कि अगर एंगल किसके दरमियान, एंगल वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी के दरमियान में अगर एंगल आपके पास कितना हो जाए, 0 डिग्री, यानी वो पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब दूसरे अल्फाज में जब हम सरफेस की बात करेंगे तो फिर हम यूं कहते हैं कि अगर फील्ड लाइंस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हों, वेक्टर एरिया की बात नहीं करेंगे, अगर फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर हों, सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर हों, उस केस में फ्लक्स आपको मैक्सिमम होता है। ये देख सकते हो, ये सरफेस एरिया से ऐसे परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइन
सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर है और वेक्टर एरिया से पैरेलल है। वेक्टर एरिया किधर है इसका, वेक्टर एरिया सरफेस का इधर वेक्टर एरिया है, और फील्ड लाइन किधर जा रही है, इधर। तो वेक्टर एरिया भी इधर को है, फील्ड लाइन भी इधर को है। तो वेक्टर एरिया का और फील्ड लाइन की बात करेगा तो हम बताएंगे कि अगर एंगल थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर वो सरफेस की शक्ल में पूछेगा तो फिर हम ये कहेंगे फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी तो आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। बच्चों ये वो पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर आपको पेपर में कंफ्यूज करते हैं, मैं इसलिए इनको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स में भी इसी तरह से आप याद रखेंगे कि अगर, अब देखो अगर ये सरफेस यूं पड़ी हुई है यूं, और फील्ड लाइन उसमें से यूं पास करके जा रही है ऐसे, अब कोई एक भी फील्ड लाइन इसमें से गुजरेगी तो फ्लक्स होगा ना। अब सरफेस यूं पड़ी है, फील्ड लाइन यूं पास कर रही है उसके ऊपर से, तो कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं करेगी। फ्लक्स क्या होगा इस केस के अंदर, फ्लक्स हमारे पास 0 होगा, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। और इस केस में वेक्टर एरिया क्या है ये देखो जरा, ये सरफेस है, वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर एरिया इधर को ऐसे परपेंडिकुलर यूं, और फील्ड लाइन किधर जा रही है यूं। तो यहां पे देख सकते हो कि वेक्टर एरिया ऊपर को है और फील्ड लाइन जो है वो इधर को है। एंगल क्या बनना है दोनों में, 90 डिग्री का। तो इस थीटे के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये याद रखिए ये जो थीटा है ना, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया नहीं है ये, ठीक है। तो बी ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 पे पुट करेंगे तो कॉस 90 पे क्या होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लो, 0 डिग्री होता है। 0 इंटू समथिंग इज आल्सो 0, पूरे का पूरा 0, यानी फ्लक्स होगा ही नहीं इस केस के अंदर। समझ गए? ओके, अब ये तो मैंने आपको वेक्टर एरिया की शक्ल में बता दिया। दूसरे केस में आप यूं बता सकते हो कि आप यूं कह सकते हो कि अगर फील्ड लाइन सरफेस के साथ, वेक्टर एरिया के साथ नहीं, अगर फील्ड लाइन सरफेस के साथ पैरेलल है, फील्ड लाइन सरफेस के साथ पैरेलल है और वेक्टर एरिया के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पजल करेंगे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के थ्रू, आपको पजल किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या होगा जी, फ्लक्स आपके पास मिनिमम होगा। फाइनली अब मैं आपको ये फिर से बता देता हूं, अगर वो सरफेस की बात करे, वेक्टर एरिया की बात ना करे, तो बताएंगे इफ सरफेस ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, फ्लक्स इज 0। इफ सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, द फ्लक्स इज मैक्सिमम। ये सरफेस एरिया से बता दिया। फिर वेक्टर एरिया, इफ द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया इसका वेक्टर एरिया ये है और फील्ड लाइंस भी इधर को आ रही, दोनों इसी तरफ हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया देन द फ्लक्स इज मैक्सिमम। ओके, अब दूसरे केस के अंदर इफ द इसका वेक्टर एरिया यूं है और फील्ड लाइंस यूं आ रही हैं, ठीक है, तो अब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखो फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो उस केस में फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग पजल ना हो। ओके, उसके बाद ये चीज़ हमने देख ली कि अगर आपके पास मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू एंगल की, 0 नहीं है, 90 नहीं है, इसके दरम्यान में कोई वैल्यू हो सकती है थीटा, तो उस वैल्यू के ऊपर क्या फ्लक्स होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि भाई होता तो यूँ है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ना, उनको वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो इसका आप कंपोनेंट में ब्रेक करते हो और एक कंपोनेंट ले लेते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फ्लक्स को आप निकाल लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, देखिए इस केस के अंदर मैंने 2 केस लिए हैं, ये भी क्योंकि मैं हर तरह से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना चाहता ताकि कोई भी ज़रा से भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में बाकी ना रहे, ठीक है। तो दोनों केसेस मैंने यहाँ लिए हैं, आप चाहें तो कोई एक कर लें इसमें से, ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसा किया कि भाई ये फील्ड लाइंस यूँ आ रही हैं ऐसे, और वेक्टर एरिया मैंने ऐसे तिरछा रखा है, और वेक्टर एरिया सरफेस एरिया तिरछा रखा है, और वेक्टर एरिया इस वक्त जो है इसका यूँ बन रहा है, यानी सरफेस कुछ इस तरह से ऐसे और उसका वेक्टर एरिया फिर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यूँ। अब आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, बल्कि कुछ एंगल थीटा बना रही हैं, ठीक है। तो हमें तो एक चीज़ पता है, वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, वेक्टर एरिया के 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो, एक ए साइन थीटा, एक कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक कॉस थीटा कंपोनेंट है वेक्टर एरिया का, और फील्ड लाइन, ये दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसको सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ वेक्टर एरिया को कंपोनेंट में ब्रेक करके और उसका एक कंपोनेंट ले लो, उसका फील्ड के साथ पैरेलल कर लो, दोनों में से किसी का भी कंपोनेंट ले सकते हैं। अब दूसरा केस में देखो, दूसरा मैंने ये बताया, अब मैंने वेक्टर एरिया जो है वो सीधा रखा, फील्ड किसी एंगल पे पास कर रही है तो फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, यानी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करो चाहे फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करो,
ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ये पॉइंट भी सुन लो, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने एरिया को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, कर सकते हो, बस दोनों सेम होनी चाहिए। या फील्ड का एक कंपोनेंट एरिया के साथ पैरेलल हो, या एरिया का एक कंपोनेंट फील्ड के साथ पैरेलल हो, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एरिया को कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखाया, यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखाया, ताकि जिस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जाए आप हर तरह से प्रिपेयर हों, ठीक है। तो ये यहाँ पर बी को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, ये बी कॉस थीटा है और ये वाला बी साइन थीटा है। तो आप देख सकते हैं वेक्टर एरिया इधर है और वेक्टर एरिया के डायरेक्शन में ये जो डॉटेड लाइंस नजर आ रही है ये वाली, ये बी कॉस थीटा है। तो अब की बात जो हमारा फ्लक्स आएगा वो बी कॉस थीटा यानी मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो कि एरिया के डायरेक्शन में है उसको आपस में मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा आपके पास, ये फ्लक्स यहाँ पर वो आएगा जी, एक आपके पास है जी ए कॉस थीटा और साथ में क्या आएगा बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो मान लीजिए ये बन जाएगा जी ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए इसमें जो फ्लक्स मिलेगा आपको वो फ्लक्स मिलेगा जी फाई बी इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक किया तो ये हो जाएगा जी बी कॉस थीटा और वेक्टर एरिया ए पूरे का पूरा है, तो ये क्या बनेगा फिर से हमारे पास बन जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो इससे ज़्यादा कोई और डिटेल इसके बारे में मौजूद नहीं है, बस जितना भी था मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। तो ये क्लियर कर लो कि फील्ड और वेक्टर एरिया सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर नहीं है, कुछ एंगल बना रहे हैं, तो चाहे फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो और वो कंपोनेंट जो कि एरिया के साथ डायरेक्शन में है उसको ले लो, या फिर एरिया को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो और उसका एक कंपोनेंट जो कि फील्ड की डायरेक्शन में है उसको ले लो, आपको दोनों सूरतों में फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ थी जो कि यहाँ से आपको पूछी जा सकती हैं, या हो सकता है कोई डायग्राम देख के आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो आप दोनों के लिए क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी इसके यूनिट की तरफ। जो इसका यूनिट होता है ना, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, इसी के फार्मूले से हम जानते हैं। फ्लक्स का फार्मूला बी इंटू ए होता है, ठीक है, व्हेन एंगल इज थीटा, कितना हो एंगल थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो, ठीक है, तो बी ए बन जाता है। अब बी मैग्नेटिक फील्ड है, इससे प्रीवियस लेक्चर में ना हमने इसके लिए एक रिलेशन निकाला था एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, और उसी तरह रिलेशन बना था एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये वो एफ इज इक्वल टू आई एल बी वाला हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, एफ डिवाइडेड बाई आई एल, एफ डिवाइडेड बाई आई एल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एफ डिवाइडेड बाई आई एल यहाँ पर एरिया उसी तरह से। अब इनके यूनिट्स पुट करो, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आई करंट है उसका यूनिट एम्पेयर होता है, लेंथ है उसका यूनिट मीटर होता है, बार एरिया है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर है इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास एम, ये मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने माइनस लिख दिया, इस -1 को आप यहाँ से मिटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर एम बचा तो -1 नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। न्यूटन मीटर पर एम्पेयर जो है वो हमारे पास वेबर के इक्वल होता है, ओके। तो उसके बाद फिर हम आते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, आपने पहले सीखा था इस चार्ज डेंसिटी के बारे में, हमने पढ़ा था चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। मैस डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट एरिया। इसी तरह से जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है सिंपली। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। यूं डिफाइन करेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of magnetic field strength B is called magnetic flux density। तो सिंपली क्या है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ही है, ठीक है, और एरिया को हमने परपेंडिकुलरली रखा हुआ टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का एफ फाई बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये जो एरिया है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास बी के इक्वल होता है। तो ये जो बी है ना, इसके मुख्तलिफ नाम है, समटाइम हम इसको कहते हैं जी मैग्नेटिक इंडक्शन, समटाइम हम इसको नाम दे रहे होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हो इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके जी। तो 3 नाम है इसके, ठीक है। सम टाइम जब हम मतलब ओवरव्यू देख रहे होते हैं किसी भी टॉपिक का, तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन असल में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, या इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, या इसका नाम जो है तीसरा नाम जो इसका वो मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, ओके हो गया बच्चों, राइट। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, सिंपली देखो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, तो नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया होता है, इसका यूनिट होता है, सॉरी।
फिर हम आ जाते हैं जी फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर आपके पास कोई ऐसी सरफेस है जो कि कर्व है, ये जो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला सीखा ना, ये वाला फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा, याद रहे ये उसी सूरत वैलिड है जब आपके पास नंबर 1 फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और जो एरिया है वो फ्लैट हो। दोनों में से कोई एक भी अगर चीज़ ना हुई तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की कर्व सरफेस आ जाए तो फिर क्या करेंगे, आप उस कर्व सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में इस तरह डिवाइड करेंगे कि एक पैच जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाए, फ्लैट बन जाए। फिर उस एक फ्लैट एरिया में से आपने क्या करना है, क्योंकि अब वो फ्लैट बन चुका है, अब उसमें से आपने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एरिया में से ना आपने छोटे छोटे एरिया में से फ्लक्स कैलकुलेट करके फिर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से कर्व सरफेस में से आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है। क्या करेंगे जी, डिवाइड द कर्व सरफेस इनटू द स्मॉल पैचेस, और टोटल एरिया ए था वो इक्वल टू डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 करते करते डेल्टा AN पैचेस में आप इसको डिवाइड कर दो। जब कोई भी कर्व सरफेस होती है ना, उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं तो वो फ्लैट बन जाती है। जैसे देखो अर्थ हमारी क्या है, कर्व सरफेस है, इसकी कोई फ्लैट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके छोटे से रीजन में, जैसे हमारा घर है, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही होती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे से रीजन को हम देख रहे हैं, बहुत छोटे से पोर्शन को ले रहे हैं अर्थ के। अर्थ बहुत बड़ी है वो कर्व सरफेस है उसकी, लेकिन बहुत छोटे से रीजन है उसको वो हमें बिल्कुल फ्लैट नजर आता है। तो इसी तरह से जो कोई कर्व सरफेस होती है, जो कोई कर्व हमारे पास एरिया होता है, उसको छोटे छोटे पैचेज में जब डिवाइड करते हैं तो वो एक हिस्सा जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो फ्लैट ही नजर आता है हमें, राइट। तो छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लो इस तरह से कि एक पैच जो आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। फिर हर पैच में से आपने फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फिर यही फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि अब तो एरिया फ्लैट हो चुका है, ठीक है। तो हर एक में से अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। पहले एरिया में से फ्लक्स को φ1 बोल दो, ठीक है, डेल्टा A1 B cos थीटा 1, ठीक है। फिर दूसरे में से φ2 डेल्टा A2 cos थीटा 2, फिर φ3 डेल्टा A3 cos, यानी कि AB cos थीटा वही वाला फॉर्मूला है। अब एक ही जगह क्या आएगा, जो छोटे छोटे पैचेज हैं, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4, ठीक है, ओके। तो कुछ जो एंगल भी थीटा बन रहा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा n तक आप लेके चलते जाएंगे उसको। फिर क्योंकि आपने टोटल फ्लक्स निकालना होता है तो इन तमाम फ्लक्स को 1 से लेकर n तक जितने भी पैचेज में आपने इसको डिवाइड किया, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होता है, ठीक है। तो इन सब का समेशन के लिए ना हम फिर ये समेशन का साइन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास i इज इक्वल टू 1, यानी पहले टर्म से ये स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n को आप ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा AN B cos थीटा n, यानी इन सब की यहाँ पे देखो जो वेरिएशन आ रही है ना, देखो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4, उस जगह लिख दिया डेल्टा AN, ठीक है। और बी मैग्नेटिक फील्ड तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यूनिफॉर्म थी, सेम ही थी, तो बी हमने सेम ही रखा। और cos थीटा 1 2 3 4 5 6 इनको क्या कर दिया हमने, cos थीटा n कर दिया, सही है। अब हमने क्या करना है, ये b और cos थीटा n को ना यहाँ से बाहर लिख दिया ऐसे, और सम ऑफ डेल्टा AN, सम ऑफ डेल्टा AN जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इस कर्व सरफेस का। तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टोटल कर्व सरफेस का जो है वो हमारे पास एरिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम एक कर्व सरफेस में से भी फ्लक्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा केस ये है हमारे पास कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। अब देखो फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि देखो फील्ड के दरमियान जो गैप है ना, फील्ड लाइंस के दरमियान में ना, वो सेम गैप है। अगर कहीं से फील्ड लाइंस क्लोज हो, कहीं से उनमें ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो हम कहते हैं फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पे स्ट्रॉन्ग, कहीं पे वीक, कहीं पे स्ट्रॉन्ग, कहीं पे वीक। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे इनमें गैप ज़्यादा होता है वहाँ पे फील्ड वीक होती है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्लोज होगी, फिर गैप आ गया, फिर क्लोज होगी, फिर गैप आ गया। तो इस तरह की जो फील्ड किसी एरिया से पास कर रही हो, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इस केस के अंदर भी क्या करेंगे, आपके पास बेशक अगर एरिया फ्लैट भी है तो आप उसको छोटे छोटे पैचेस में इस तरह डिवाइड करोगे कि एक पैच के अंदर जो फील्ड आ रही होगी ना वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हर एक की फील्ड जो है ना वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन एक पैच के अंदर जो है वो फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो फिर भी आप इस फॉर्मूले को दोबारा से यूज करके सेम टू सेम ये प्रोसीजर करेंगे और दोबारा से फ्लक्स को हर एक पैच में अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल फ्लक्स जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।